हम लोग जो है आइसोटोनिक हाइपोटोनिक का डिस्कस किए थे। तो ब्लड में जो है ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड होता है 0.9 ग्राम पर ml होता है, ठीक है, 0.9 ग्राम पर ml, समझ गए। 0.9 ग्राम होता है, ये मिलीग्राम होता है, क्या मास बाय वॉल्यूम तो ग्राम के साथ ml होता है ना, केजी के साथ लीटर लिखते हैं। तो ये 0.9 ग्राम, ठीक है, जो भी हो ये होना गलती होगा किया होगा, 0.9% तो होता है, 0.9% याद रखना है मास बाय वॉल्यूम। ये जो है कॉन्सेंट्रेशन है नमक का हमारे बॉडी में, है ना, ब्लड में। तो जब हमको कभी कोई प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, बीमारी होती है, तो बहुत सारा एंटीबायोटिक्स, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ जो है हम लोग सलाइन के थ्रू देते हैं ना। तो वो सलाइन है ना, अगर उसका भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0.9%, 0.9% ही रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक है। यानी जो ब्लड में इसका कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना, है? तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जिस सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का सेम रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। तो हम लोगों के बॉडी में जो ग्लूकोज का जो ट्रांसफ्यूजन होता है, ट्रांसफ्यूजन, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब क्या हो गया, उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का सेम है जो हमारे ब्लड में है, यही बात समझ। तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉर्मल स्मूथ जो होता है ब्लड का फ्लो वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। अब जो है तो आइसोटोनिक समझ गए, तो हमको जो दिया जाता है आइसोटोनिक दिया जाता है। ये हमारे बॉडी में जो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन जो ट्रांसफ्यूज किया जाता है, फिर उसमें जो बीमारी रहता है उसके हिसाब से जो भी मेडिसिन चाहिए वो भी उसी में दे देता है। देखते हो, इंजेक्ट कर देता है उसी डिब्बा में, उसी बॉटल में, और बॉडी में चला जाता है। मेडिसिन में मुँह से खिलाने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसी में दे देता है, डायरेक्ट ब्लड में जाता है, तो इफेक्ट जो है इमीडिएट होता है, जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है कि नहीं, आया समझ में। लेकिन कंडीशन क्या है, कौन सा सॉल्यूशन चढ़ाएंगे, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया कि ब्लड में जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है 0.9%, वही कॉन्सेंट्रेशन उसमें भी होना चाहिए, 0.9% उस स्लाइन में होना चाहिए जिसको कि हम चढ़ाने जाते हैं, समझ गए। उसमें भी सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% ही होना चाहिए, तभी ठीक रहेगा, ठीक है। और मान लो कि नहीं है तो क्या होगा, तो हमको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं है, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर हम ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होगा, ठीक है। हम ब्लड को रेफरेंस मान रहे हैं यहाँ पर, तुम किसी को भी रेफरेंस बना सकते हो, उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखना है। हम अभी जो है ब्लड के रेस्पेक्ट में मान रहे हैं, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो हम लोग ब्लड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि कौन आइसोटोनिक है, कौन हाइपोटोनिक है और कौन हाइपरटोनिक है। तो जो नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन वाला जो लाइन बनता है वो आइसोटोनिक होता है। आइसो मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का इतना ही रहेगा। लेकिन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। मतलब जो स्लाइन है गलती से बन गया हाइपोटोनिक, मतलब ऐसा स्लाइन बना दिए जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया ब्लड से, तो हो गया हाइपोटोनिक।
अब हाइपोटोनिक अगर ट्रांसफ्यूज हो गया तो क्या होगा? ठीक है, अब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस में कि सॉल्वेंट का मूवमेंट जो होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से होता है। तो हाइपोटोनिक हो गया मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है, आई बात समझ में, और ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो जाएगा। यानी ब्लड में जब ये ट्रांसफ्यूज होगा तो ब्लड का तो सेल है ना, और यही सब जगह जाएगा सारे सेल के पास, सारे सेल के पास यही चलाने लगेगा तो क्या होगा? सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। सेल के अंदर का जो वाटर है वो जब वो बॉडी में जाएगा ब्लड में तो ब्लड का सेल भी सिकुड़ने लगेगा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये सब सिकुड़ने लगेगा। क्यों सिकुड़ेगा? क्योंकि अंदर में कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के का ज़्यादा है और हम जो सलाइन सप्लाई किए वो कम है, तो श्रिंक हो जाएगा सेल, सब क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेल सब फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, ठीक है ना। उसका तो यही फॉस्फोलिपिड तो वहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नीचे है, ठीक है ना, तो वहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो क्या होगा? अंदर से पानी निकल जाएगा, अंदर से सेल के बॉडी के अंदर से, सेल के अंदर से वाटर जो है बाहर आएगा, तो क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सेल सब क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड बढ़ जाएगा, सेल के अंदर कम हो जाएगा। सेल जब श्रिंक करेगा तो अल्टीमेटली वो डेथ हो जाएगा। सेल का डेथ होगा तो हमारा भी डेथ हो जाएगा। तो सेल क्या होगा? जब हम ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर किसी आदमी को सप्लाई कर देंगे तो उसके बॉडी का जो भी सेल है, सबसे पहले तो ब्लड सेल सभी श्रिंक करने लगेगा, बाद में जहाँ जहाँ जाएगा ये ब्लड के थ्रू तो सब सेल के पास जाएगा, वो सब सेल भी श्रिंक करने लगेगा, क्योंकि अभी अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और हम सप्लाई कर रहे हैं लो कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए सेल सब सिकुड़ने लगेगा। क्यों सिकुड़ने लगेगा? क्योंकि सॉल्वेंट जो सेल के अंदर है वो बाहर आने लगेगा, तो सेल छोटा हो जाएगा ना, फिर उसका बायोलॉजिकल फंक्शन गड़बड़ाने लगेगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। आई बात समझ में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देने पर प्रॉब्लम आ जाएगा हमको, इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम किसी आदमी को नहीं दे सकते। आई बात समझ में? अब हाइपरटोनिक दे दिए अगर किसी आदमी को गलती से तो क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला दे दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। हाइपरटोनिक मतलब क्या हो गया कि ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा है। आई बात समझ में? जब इसको दे देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बोला जाएगा। इस बार क्या होगा? सेल के बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर कम होगा, हाई टू लो फिर ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो हम सॉल्यूशन भेजेंगे बॉडी में, ये सेल के अंदर इसका सॉल्वेंट निकल के सेल के अंदर जाने लगेगा, तो सेल का स्वेलिंग होने लगेगा, सेल का स्वेलिंग होने लगेगा, सेल का साइज बढ़ने लगेगा, अल्टीमेटली वो बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, सेल ही फट जाएगा। मरेगा कि नहीं? सेल का डेथ होगा कि नहीं? आई बात समझ में? क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर हो गया और लो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सब सेल में तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो है नहीं कोई सेल, है ना, उसका जो सेल वॉल है वही तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो सॉल्वेंट को ही ना खाली अंदर जाने देगा, तो सॉल्वेंट अगर अंदर जाएगा तो एक्सेस सॉल्वेंट हो जाएगा ना, अंदर पानी एक्सेस हो जाएगा तो सेल जो बस्ट कर जाएगा। सेल बस्ट करेगा तो सेल डेथ होगा कि नहीं? आई बात समझ में? तो दोनों ही केस खतरनाक है हमारे लिए। सेल बस्ट होगा तो फिर तो डेथ होना है आदमी का, पहले तो ब्लड है, सब ब्लड सेल ही गड़बड़ा जाएगा, तो वहीं से शुरुआत हो जाएगा प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आ जाएगा कि नहीं आएगा ना। इसलिए हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते। आई बात समझ में? हमको जब भी देना है किसी भी पेशेंट को तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन देना है। तो ये इम्पोर्टेंस है
ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ठीक है ना, क्लियर? आई बात समझ में? इसके अलावा और भी है। अब देखो और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, अचार बनाने, अचार बनाने। ठीक है, अचार बनाते हैं ना लोग, हैं? पिकल बनाने में क्या करते हैं, आप कच्चा आम को काट देते हैं, कच्चा आम को काट देते हैं, उसके ऊपर नमक और हल्दी छिड़क देते हैं, अच्छे क्वांटिटी में नमक देते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, है ना। हल्दी भी अच्छी क्वांटिटी में देते हैं और नमक भी अच्छी क्वांटिटी में देते हैं और उसका धूप में छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? नमक हल्दी क्या देनी जरूरी है देना? स्वाद के लिए। स्वाद तो बात की बात है, बनेगा तब ना आएगा स्वाद। स्वाद तो तुरंत नमक देंगे स्वाद बन जाता है, खाने में बहुत मज़ा आता है, खाते हैं, आता है कि नहीं? है ना, गाँव में रहते थे ना, कच्चा आम काटते थे, नमक और मिर्ची डाल देते और ये हिंकी के अंदर डाल देते हैं, बहुत पटकते हैं, पूरा पूरा पटक के बना लेते हैं, उसका खाने में बहुत मजा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो सुखाने का जरूरत है, ऐसे मिला देने के बाद जो उसको पूरा मैश कर देने के बाद मस्त लगता है ना। जो हम ड्राई क्यों करते हैं? ड्राई इसलिए करते हैं, जब उस पर नमक दे देंगे तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ना हो जाएगा। जब हम उस पर अच्छे क्वांटिटी में नमक दे देंगे कटा हुआ आम के ऊपर, ऐसे भी कच्चा आम को नमक में रख दो, सिकुड़ जाएगा। कच्चा आम को नमक में डुबा के रख दो, नमक के सॉल्यूशन में डुबा, चीनी का शरबत बनाए तो उसमें कच्चा आम रख दो, सिकुड़ जाएगा। और काट देते हैं तो और जल्दी सिकुड़ता है। क्यों सिकुड़ेगा? क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया नमक के चलते, सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया। तो आम के अंदर जितना भी पानी है, पानी तो है ही ना उसमें, वाटर कंटेंट है ही ना, सेल सैप है कि नहीं उसमें, तो वो सब खींच के बाहर आ जाएगा। क्योंकि बाहर में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, समझ गए? तो उधर से निकलना शुरू हो गया, पानी बाहर आएगा, धूप में रखा हुआ है तो इवापोरेट होकर निकल जाएगा, सड़ेगा नहीं। इसीलिए नमक देते हैं ताकि उस और सिकुड़ के छोटा हो जाता है। इतना बड़ा बड़ा काट के रखते हैं, सिकुड़ के अचार इतनी छोटा छोटा हो जाता है ना, होता है ना। वो उसके लिए कौन है? वही नमक। नमक उस पर देते हैं तो सारे पानी जो है बाहर आ जाता है, श्रीवल कर जाता है ना। इसका क्या होता है? श्रिंक कर गया, श्रीवल कर गया। जो रॉ मैंगो है, कच्चा आम जो है, श्रीवल हो गया, समझ गए? और हल्दी इसलिए डालते हैं। दूसरा चीज़ और भी, अगर बैक्टीरिया है वहाँ पर, अगर बैक्टीरिया वो है वहाँ पर तो बैक्टीरिया भी मर जाएगा। बैक्टीरिया के शरीर पर भी नमक जाएगा तो उसके शरीर से भी तो पानी बाहर आ जाएगा, उसका भी सेल श्रिंक कर जाएगा, वो भी मर जाएगा। तो बैक्टीरिया भी गया और आम का भी पानी निकल गया। पानी निकल गया तो सड़ेगा नहीं, आम में पानी रह जाएगा तो सड़ जाएगा आज निकल। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, नमक और हल्दी डाल के धूप में रख देते हैं, जो उससे पानी निकलते जाए और धूप में उड़ते, धूप में वो वेपर बन के निकलते जाए, यही करते हैं। हाँ, और हल्दी का और एक काम है, एंटीसेप्टिक है वो, है ना, वो भी बैक्टीरिया को मारेगा। और उसमें दे देने के बाद उसको खाएंगे तो पेट में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए? तो एक ये यूज हुआ, अचार बनाने में यूज होता है, जो कि मैंगो को श्रीवल कर देता है। मैंगो श्रीवल क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंगो के अंदर जो है सेल सैप है, और बाहर में जब हम नमक डाल देते हैं तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मैंगो के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाना शुरू हो जाता है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं जाएगा तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, तो आम के अंदर से सारा जो सॉल्वेंट है कौन है? वाटर है ना, वाटर कंटेंट बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है विल्टेड फ्लावर। विल्टेड फ्लावर समझते हो? सूखा हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल, सूखा हुआ नहीं, मुरझाया हुआ फूल, उसको पानी पर रख दो, धीरे धीरे फिर से खिल जाता है। मुरझाया हुआ फ्लावर को अगर पानी पर रख दोगे तो फिर से खिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो मुरझा गया है तो उसके अंदर पानी कम हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया फ्लावर के अंदर,
फ्लावर के अंदर जो सेल सैप है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, अब पानी का कॉन्सेंट्रेशन तो कम है, पानी में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो क्या हो गया, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का मूवमेंट हो गया, पानी बाहर में है, लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्लावर चूँकि वो मुरझाया हुआ है उसके अंदर से पानी निकला हुआ है, तो अंदर में उसका जो मिनरल्स ये सब मिल करके कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है अंदर में हो गया ना, पानी कम हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, गाढ़ा हो गया अंदर में, तो कॉन्सेंट्रेशन जिधर ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर उधर ज़्यादा है ना, जिधर कम है उधर कम है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो लो से हाई की तरफ मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का, हाँ, क्योंकि फ्लावर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मैंगो में भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था ना, इसीलिए ये फिनोमेना हुआ कि पानी सब निकल गया बाहर, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के पास गया। उसी तरह से फ्लावर के में अभी जब वो विल्टेड हो गया है, ठीक है, उस समय क्या मुरझाया हुआ है, तो उसमें उसके अंदर में जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो पानी उसके अंदर चला गया, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो गया, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, फिर से फ्लावर खिल जाता है, फिर से फ्लावर खिल जाता है। आए बात समझ में, हाँ। तो ये एक फिनोमिनन हुआ, ये सब नेचुरल फिनोमिनन होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा आदमी को अभी तो यंग एज है, लोग चलता फिरता है, तो सब प्रॉब्लम तुम लोग को नहीं होगा। अब हम लोग नमक अगर खाना शुरू कर दें ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खेलते उलते नहीं है, हाँ, चलना फिरना भी आजकल कम हो गया, मोटरसाइकिल का नहीं पड़ा है कि नहीं, बगल में भी जाना है तो मारो ठीक करते जाओ, सब कुछ बंद है फिजिकल एक्टिविटी। तो नमक खाने का आदत ज़्यादा रहेगा क्या होगा, पूरा शरीर जो है सूजन होता है ना। बहुत सारा लेडीज लोगों के ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि घर में ही घूमना है इधर उधर, है ना, ज़्यादा तो है नहीं, है ना। किचन में काम करके बोलेंगे कि हम बहुत काम कर लिए, किचन के काम करने से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, थकावट आ जाएगा, काम किए लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी में गिनती नहीं आता है किचन में, जब तक ताकत नहीं लगे कोई काम करने, है ना, शरीर में जर्क नहीं आए तब तक वो काम नहीं है, समझ गए। तो क्या होता है, देखोगे बॉडी से एक एज के बाद लेडीज लोगों का फुल, समझ गए। नमक तो खाना ही है, टेस्टिंग है कि नहीं, टेस्ट लगेगा तब तो। नमक खा रहा है, बॉडी के अंदर नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, 0.9 से ज़्यादा हो गया, और जब ये ज़्यादा हो गया तो पानी जो पिएंगे वो बॉडी से बाहर निकलेगा, तो पानी हम पिएंगे ना तो फिर वो सेल के पास जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो पानी को बाहर आने देगा, वो और पानी को खींचेगा अपने अंदर, क्योंकि सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो जो हम पानी पिएंगे तो सेल के अंदर और खींचेगा पानी को, क्योंकि सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो पानी को बॉडी से रिलीज ही नहीं होने देगा, पकड़ के रखेगा उसको, समझ गया ना। इसलिए सूजन होगा, उसी में होता हार्ट अटैक वगैरह, इसी सब में सेल बस्ट कर गया, सेल बस्ट 1-2 स्टार्ट हुआ तो फिर तो चेन रिएक्शन है, हो जाएगा शुरू। इसलिए जिसको नमक ज़्यादा खाने का आदत है, बहुत ज़्यादा नमक ऊपर से नमक ले लेके खाएगा, है ना, वो सबको ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, वही है वाटर रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, बॉडी से पानी नहीं निकल रहा है, क्योंकि सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो जो भी हम पानी पीते हैं ना वो बॉडी में ही रह रहा है, बहुत कम रिलीज हो रहा है, जितना होना चाहिए एक्सक्रीट नहीं हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लीवर पर और ये हार्ट के ऊपर और किडनी के ऊपर उसका असर होता है, ओवरलोड हो जाता है ना, क्योंकि अंदर में ही रह रहा है, ओवरलोड हो गया हार्ट के ऊपर, तो हार्ट अटैक होगा कि नहीं, आई बात समझ में। इसलिए नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ऊपर से एक्स्ट्रा नमक लेके नहीं खाना चाहिए, जो पड़ गया एक बार, नमक उतना ही खाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा है नमक दो रे, मिर्ची दो रे अलग से, है कि नहीं, वो सब नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हाँ, खाना बनाते समय ही देख लो नमक ठीक ठाक है कि नहीं ना, बाद में ऊपर से और नमक लेके नहीं खाना है, समझ गया, क्लियर। तो ये हो गया स्वेलिंग ऑफ टिश्यू, ये क्या हो गया, स्वेलिंग ऑफ टिश्यू इन द पीपल कंज्यूमिंग मोर सॉल्ट, आएगा समझ में। टिश्यू सब जो है स्वेलिंग हो जाता है पूरा बॉडी, खास करके पाँव में ज़्यादा रहेगा, मोटा मोटा पाँव में,
है ना, और नहीं ज़्यादा सूजन, समझ गए। इसी में बाद में ब्लड प्रेशर उसका हाई है, डायबिटीज़ नहीं है फिर भी ब्लड प्रेशर हाई है, इसका यही कारण होता है। ठीक है, वो समझ में आ गया ऑस्मोसिस का क्या क्या खेल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है मीट लाते हैं, मान लो थोड़ा लेट है बनाने में, क्या करते हैं उसमें हल्दी और नमक, उसको धो करके अच्छे से उस पर हल्दी और नमक लगा के रख देते हैं। क्यों लगाते हैं? तो पुराने ज़माने से क्या है, कितना जो है हमारा विज्ञान आगे था, ठीक है ना। हिंदू धर्म को वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सब कुछ है, सबका निदान है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी में, बोलते हो ये साइंस हो गया, वो साइंस, हमारे यहाँ सब नहीं साइंस, समझ गया। तो नमक और हल्दी लगाते हैं। नमक क्या करता है, जो टिश्यू के अंदर जितना पानी है उसको धीरे धीरे बाहर करते जाएगा, वो नहीं सड़ेगा। ठीक है, अगर उस पर कोई बैक्टीरिया भी बैठ गया जाके उसको भी सुखा देगा ही, उसके बॉडी के अंदर का भी पानी निकाल देगा, वो भी मर जाएगा, समझ गए। और हल्दी जो है अपना, इसका एंटीबैक्टीरियल है, ये भी कुछ बैक्टीरिया को मार लेगा। अब फिर वो उस पर लगा रहेगा हल्दी, तो बैक्टीरिया डेवलप करने नहीं देगा, और जो डेवलप हो गया उसको नमक मार देगा। ठीक है ना, आई बात समझ। तो प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, मीट को प्रिजर्व करें। तेल खाली नहीं डालना है, तेल डालोगे तो नहीं गड़बड़ है, सिर्फ हल्दी और नमक लगाना, तेल नहीं देना, समझ गया, क्लियर हो गया। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। उसके बाद होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स भी होता है, जैसे फल लाए मार्केट से, उस पर नमक नहीं देते हैं, उस पर हम लोग चीनी देते हैं, गुड़ देते हैं, समझ गए, चीनी देते हैं, तो फल भी खराब नहीं होगा, समझ गए। चीनी नमक, जैसे चीनी देंगे बाहर तो कॉन्सेंट्रेशन बाहर हो जाएगा ज़्यादा, अंदर का पानी खींच के निकाल देगा, नहीं सड़ने देगा फल। फल को फ्रेश रखना है तो चीनी छिड़क देना है या गुड़ में डुबा के रख देना है, खराब नहीं होगा, समझ गया ना। तो ये सब जो है ये सब हमको फ़ायदा है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कहीं फ़ायदा है कहीं घाटा है, तो हमको उसके हिसाब से इस्तेमाल करना। अचार बनाने में फ़ायदा है, अचार बनाने में फ़ायदा है, लेकिन पी लिए तो घाटा है। नमक का शरबत पी लिए तो घाटा है, लेकिन अचार बनाने में फ़ायदा है ना। इस ऑस्मोसिस का फ़ायदा फिर होता है विल्टेड फ्लावर को हम फ्रेश बना लेते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ मटन मीट हो गया, और उसका प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट हो गया। उसके ऊपर चीनी डालेंगे, नमक नहीं डालेंगे, ठीक है ना। ये याद रखना, जो मीठा चीज़ है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमको चीनी डालना है। तो चीनी डालेंगे क्या होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अंदर का जो मॉइस्चर है उसको खींच के बाहर ले लेगा, तो फिर सड़ेगा नहीं, फल ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा, सड़ेगा नहीं, ठीक है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लांट को हम पानी सप्लाई कर देते हैं पूरे बॉडी में, जड़ से लेके ऊपर तक सब जगह, पूरे बॉडी में थोड़ा थोड़ा दूर सेल से ही बना हुआ है। पूरा बॉडी तो प्लांट का सेल से ही बना हुआ है ना, रूट से लेकर के लीफ तक सब कुछ, बॉडी ट्रंक सब कुछ, तो सब जगह जो है क्या है, SPM लगा हुआ है उसमें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेल सैप का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, सेल सैप जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए ज़मीन का पानी को ऊपर खींचा जाता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है सिर्फ सॉल्वेंट को खींच के ऊपर ले जाता है, कुछ कुछ मिनरल भी जाता है थोड़ा बहुत, समझ गए, जो ज़रूरत का है। अब है कि कोई पौधा लगा हुआ है और नमक का शरबत एकदम गाढ़ा बना के दे देना है उसके जड़ में, मर जाएगा, क्योंकि जैसे नमक का हम शरबत दे देंगे वहाँ जड़ में, तो क्या होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो जो जड़ का जो सेल है उससे पानी निकल जाएगा बाहर, तो उसका सेल हो जाएगा श्रिंक, मर जाएगा, समझ गए। इसलिए पानी ज़्यादा भी नहीं देना है प्लांट में, कम भी नहीं देना है, समझ गए ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, तो हम लोगों को ने क्या क्या पढ़ा,
shriveling of raw mangoes to the pickle। पहला क्या हम लोग ऑस्मोसिस का फायदा हुआ, shriveling of raw mangoes to pickle। दूसरा हम लोग को क्या हुआ, रिवाइवल ऑफ विल्टेड फ्लावर, है ना। और एक चीज़ है, कैरेट हुआ, मूली हुआ, वो थोड़ा सूख जाता है, पानी में डाल दो फिर से टाइट होता है ना, होता है ना, लिम्प्ड हो गया, उसको हम फिर से टाइट कर देंगे। कैसे? पानी में डालेंगे, क्योंकि सूखा हुआ है वो कैरेट और मूली, है ना, दोनों क्या है, सूखा हुआ है, पानी में डालेंगे फिर से फ्रेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया सूखने की वजह से। जैसे ही पानी में डालेंगे तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो जाएगा, फिर से फ्रेश हो जाता है। तो दूसरा फायदा ये पड़े। तीसरा पड़े, स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज इन पीपल कंज्यूमिंग मोर सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑस्मोसिस, है ना।